हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, 25 को टॉपिक की सीरीज में लेके आया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया, बहुत अच्छे व्यूज़ दिए, बहुत अच्छा लाइक एंड सब्सक्रिप्शन मुझे मिला। अब बात करते हैं कि सर उसके बाद आपकी डिमांड आई कि सर 25 और टॉपिक से अलग भी थोड़े से टॉपिक और करा दो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली अब ये टॉपिक वो है जो ज़्यादातर लोगों की क्लियर नहीं है, उन्हें इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। वही टॉपिक कोर टॉपिक के फॉर्म में मैं लेके आया हूँ कोर टॉपिक सीरीज पार्ट 2 में। सो फ्रेंड्स, कोर टॉपिक सीरीज पार्ट 2 हमने शुरू कर दिया है। वीडियोस आपकी बहुत तेज़ी के साथ आती हैं, आपको पता है जब भी कोर टॉपिक की वीडियो लेके आता हूँ तेज़ी के साथ वीडियो आती हैं। हाँ, इतना ज़रूर है इस बार कि जो वीडियो आ सकती हैं वो एक टॉपिक की 2 से 3 वीडियो भी हो सकती हैं। कारण बताता हूँ, कारण ये है इस बार जो टॉपिक हैं वो थोड़े से कुछ बड़े भी हैं। जैसे अगर मैं टॉपिक नंबर 1 आज के टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूँ तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं इसलिए। और क्योंकि जब भी मैं कोई टॉपिक कराता हूँ आपको पता है पूरा डिटेल में पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कराता हूँ कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, बेसिक से लेकर एडवांस तक का बन जाए, आप वो क्वेश्चन हिट कर सकें। दिस इज माई टारगेट एंड योर टारगेट शुड बी टू क्लियर द एग्जाम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। टॉपिक नंबर 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। क्या कहते हैं इन्हें हम? संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इन्हें हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ध्यान देना, ये यूपीटीजीडी साइंस एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ पीजीडी केमिस्ट्री का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपी पीजीडी केमिस्ट्री में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये मान के चल लीजिए, मैं आपको बताऊं अगर पीजीडी केमिस्ट्री की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आते ही आते हैं। यूपीटीजीडी साइंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बने होंगे, क्या इनका बेस है वो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है। एक मॉलिक्यूल होता है 2 या 3 एटम आपस में मिले एक मॉलिक्यूल बना दिया, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, एक मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पर एक और तरह के कंपाउंड्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर या फिर एडिशनल कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड्स। ओके, अब ये क्या होता है? ये होते हैं व्हेन 2 और मोर सॉल्ट्स आर मिक्स्ड एंड क्रिस्टलाइज एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। जब 2 या 2 से ज़्यादा आपस में जो सॉल्ट है, मतलब उनको आपस में मिक्स कर दिया, फिर उनको क्रिस्टलाइज कर दिया। क्रिस्टलाइज कैसे होता है? क्रिस्टलाइज होता है भाई, कंपाउंड को मिक्स करा पहले तो, फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन करा, पानी में डाला, फिर उसे गर्म करा और ठंडे करते चले गए, जिसके कारण उसके क्रिस्टल बन जाता है। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइज कर दिया। तो जब 2 सॉल्ट को मिक्स करके उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है तो क्या बनता है? एक नया कंपाउंड बनता है जिससे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड। तो देखो, जब हमने KCl दैट इज पोटेशियम क्लोराइड और MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड को आपस में मिक्स करा, फिर वाटर के साथ, मैंने बताया ना क्रिस्टलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, तो क्रिस्टलाइज करा, तो हमारे पास बना KCl इंटू MgCl इंटू 6H2O। ये हमारा एक कंपाउंड बन गया, पूरा का पूरा एक कंपाउंड बन गया। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड भी कह सकते हो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कह सकते हो। अब ये है क्या? इसका कॉमन नेम है कार्नालाइट। इसका कॉमन नेम क्या है? कार्नालाइट। ओके, इसी तरह से K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। जब इन दोनों को मिक्स किया और वाटर के साथ क्रिस्टलाइज किया, वाटर के देखो उसमें 24 मॉलिक्यूल्स है, बहुत ज़्यादा अमाउंट वाटर का इसमें क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है, के साथ ये क्रिस्टलाइज होता है। तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये जो बनता है इसे हम फिटकरी भी कहते हैं, और वैसे इसका नाम है पोटाश एलम, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फिटकरी, ठीक है। तो फिटकरी बनती है। तो ये भी एक क्या है? मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड आप कह सकते हो। इसी तरह से FeSO4 आयरन सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4 दैट इज अमोनियम सल्फेट को जब क्रिस्टलाइज करते हैं दोनों को आपस में मिक्स करके, तब इनके क्रिस्टलाइजेशन से क्या बनता है? FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये बनता है। अब इसको क्या कहते हैं? इसको मोहर सॉल्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। अब ये जो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है, ये तो मैंने देखो फॉर्मूले को अलग अलग से लिख दिया। मैंने ये बता दिया K2SO4 है, फिर Al2SO4 होल थ्राइस है, ये तो जो के तो लिख दिए। लेकिन इनके फॉर्मेशन के कारण ही 2 तरह के कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। एक तो आते हैं डबल सॉल्ट, एक आता है कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स की तरह ही प्रिपेयर होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अलग होता है। तो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं डबल सॉल्ट को। द्विक लवण भी इन्हें कहते हैं हम। क्या इन्हें कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी में लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं लिखता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो द्विक लवण क्या होता है? देखो, दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट डिसोशिएट्स इन एक्वस स्टेट। तो ये कह रहे हैं ये क्या होते हैं? ये स्थायी होते हैं, किस में? ठोस अवस्था में।
ठोस अवस्था में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, लेकिन जैसे ये एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं, जलीय विलयन में आते हैं, जलीय विलयन में ये क्या होता है, अस्थायी होते हैं, यानी ये टूट जाते हैं, अस्थायी, और मैं इन्हें लिख सकता हूँ टूट जाते हैं या फिर आयन बनाते हैं। ओके, तो दे गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। अब ये जो डबल सॉल्ट होते हैं ये अपने सभी आयंस का टेस्ट दे देते हैं, जितने भी आयन इसमें मौजूद है उन सब का टेस्ट देते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, ये जो था हमारा कार्नोलाइट था, ठीक है, कार्नोलाइट की अगर हम बात करें तो कार्नोलाइट में क्या होता है कि जितने भी आयंस है ये सबका टेस्ट देगा। अगर हम इसे डिसोशिएट करेंगे वाटर में टूट जाएगा, आयंस बन जाएंगे, तो ये सबका टेस्ट देगा। दैट इज K पॉजिटिव का भी टेस्ट देगा, पोटेशियम आयन का, Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन का, और क्लोराइड आयन का भी ये टेस्ट देगा, इन सबका टेस्ट देगा। ओके, यानी इन सबके टेस्ट पॉजिटिव देगा, यानी ये इसकी प्रेजेंस दिखाएगा। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, इन सबकी प्रेजेंस दिखाएगा। ओके, सो दीज आर कॉल्ड द डबल सॉल्ट। इसी तरह से अगर हम मोहर सॉल्ट की बात करें, ये हमारा क्या है, मोहर सॉल्ट है, ठीक है, मोहर सॉल्ट, ये मोहर का सॉल्ट। तो अब इसमें क्या होता है, FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। अब इसमें तीन तरह के मुझे दिख रहे हैं, एक तो Fe2 पॉजिटिव दिख रहा है, दिस इज द आयरन सॉल्ट, ठीक है, आयरन का वो बन जाएगा, आयन बन जाएगा 2 पॉजिटिव का, फिर अमोनियम है और उसके साथ में सल्फेट है। तो तीनों के टेस्ट ही देता है, ये इन तीनों के टेस्ट देता है, इन्हें हम कहते हैं डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट हमने पढ़ा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या अंतर रहा होगा। अब इसमें पता लग गया, दो हमने सॉल्ट मिक्स करे, क्रिस्टलाइज करा, एक पूरा कंपाउंड बन गया, उससे हमने कहा मॉलिक्यूलर सॉल्ट। डबल सॉल्ट में हमने ये पढ़ लिया कि मॉलिक्यूलर जो होते हैं ये वाले, इनमें ये सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, टूटते नहीं है, पानी में घुलने के बाद टूट जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इनसे अलग है। सो दे आर सेइंग दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि जो हमारे संकुल यौगिक होते हैं, जो हमारे संकुल यौगिक होते हैं, या फिर हमारे क्या होते हैं उपसंयोजक यौगिक होते हैं, उनमें क्या अलग है, दे आर स्टेबल इन बोथ सॉलिड एज वेल एज एक्वस स्टेट। ये क्या होते हैं, ये ठोस अवस्था में भी और जलीय विलयन में भी, या जलीय अवस्था में, दोनों में स्थायी होते हैं, दोनों में स्थायी होते हैं। समझ गए। अब ये क्या होगा, ये इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं देंगे, सारे आयंस का टेस्ट नहीं देंगे, डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ द आयंस। अब देखो ये कंपाउंड है हमारा, ये है हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसे वैसे कॉमन नेम इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो ये है, अब इसमें क्या होता है, अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है ये कि पॉजिटिव टेस्ट देगा, पोटेशियम का भी देगा, आयरन का भी देगा, सिन का देगा, नहीं, ये सिर्फ 2 आयन का टेस्ट देगा। सिर्फ कितने आयंस का, 2 आयंस का टेस्ट देगा। एक तो इसमें बनेगा पोटेशियम आयन, एक पोटेशियम आयन बनेगा, और ये जो FeCN6 है ये पूरा का पूरा एक आयन का टेस्ट देगा। ठीक है, लेकिन इसमें से Fe का और Cn का टेस्ट अलग अलग नहीं होगा, ये पूरा का पूरा आयन बन जाएगा। ठीक है, और जनरली जब ये इन आयंस का टेस्ट नहीं दे रहा Fe और Cn का, तो इनका टेस्ट क्या होगा, इनका टेस्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो समझो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, जो हमारे पास कंपाउंड लिखा हुआ है, मान लीजिए इस बार हमने लिख दिया K3CONS3 होल 6, ये मैंने एक कंपाउंड लिख दिया। अब मैं पूछ लगा आपसे इसमें कितने आयंस का टेस्ट दिखाएगा, तो सिर्फ 2 तरह के आयंस का टेस्ट दिखाएगा, 2 तरह के आयंस का टेस्ट दिखाएगा। एक तो इसमें आएगा K पॉजिटिव का टेस्ट, और पूरा का पूरा एक CONH3 होल 6 इसका दिखाएगा। लेकिन अब ध्यान दो, ये जो है ये पूरा का पूरा आयंस तो बना, ये हमें पता लग गया पूरा का पूरा आयंस तो बना, लेकिन इस आयन में एक खास बात ये है कि ये जो आयन है, समझो ध्यान से, ये जो आयन है ये किसी भी टाइप का आयन सिंपल तरीके से नहीं होता, ये पूरा का पूरा एक तरह से ना प्रेसिपिटेट हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये इसका टेस्ट नहीं दिखाएगा। एक चीज समझ में आई, ये इसका टेस्ट नहीं दिखाएगा। अगर मैं आयंस की बात करूं कि क्या CO और NH3 अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये इन दोनों में से किसी का टेस्ट भी नहीं दिखाएगा, ना CO का टेस्ट दिखाएगा ना NH3 का। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपसे आयंस पूछे जाए, नंबर ऑफ आयंस, तो आपके पास इतने बता सकते हो कि जो हमारी बाहर वाली पॉजिटिव मतलब स्पेसिस होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव होगी तो पीछे लिखी रहेगी, पॉजिटिव है तो आगे। तो 3 तो हमारे K पॉजिटिव बन जाएंगे, 3 आयंस तो ये हो जाएंगे, और एक आयन आप CONH3 का बता के आओगे कि भाई एक आयन ये बना। तो कुल मिला के 4 आयंस बने, लेकिन 4 आयंस में से अगर टेस्ट दूं तो सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम का टेस्ट आएगा, बाकी वो जो दूसरा आयंस है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स बना के नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट वाला। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो इसमें से CONH3 का टेस्ट नहीं मिलता। तो दीज आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग बाकी डबल सॉल्ट से।
चलते हैं अब, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले समझ लेते हैं, जो ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा, इसमें क्या क्या खास बात है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की एंटिटीज है, किसके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मैं एक बार से हाईलाइट कर देता हूँ हाईलाइटर से, ठीक है। ये जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के एंटिटीज़ हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरी एंटिटीज़, ये हमारी कहलाती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहलाता है ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा हो गया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अलग क्या होता है, ये जो बाहर का आयन है, ये जो है हमारा, इसे हम कहते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन या फिर आयनाइजेशन स्फीयर या फिर आयनाइजेबल पार्ट। देखो मैंने बताया ना, अगर इसका आयन बनेगा तो केवल के पॉजिटिव का ही तो आयन बनेगा। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, चाहे हमारा लेफ्ट साइड में लिखा हो, पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में लिखेगा और नेगेटिव है तो राइट साइड में लिखेगा, तो यही जो होता है बस आयनाइजेबल पार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड, क्लियर समझ में आया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज लिखी हुई, एक तो Fe जो कि एक मेटल है, एक साइनाइड आयन लिखा हुआ, ये क्या है, जो Fe है फ्रेंड्स, Fe इसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल, क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल कहते हैं, ठीक। और जो ये Cn होता है, इसे हम कहते हैं लिगेंड, क्या कहते हैं, लिगेंड, ओके। तो ये हमारा सेंट्रल मेटल है, ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, लिगेंड्स। तो मैं लिख देता हूँ, ये हमारा केंद्रीय धातु है और ये हमारी लिगेंड्स कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लिगेंड्स, ओके। तो ये हो गया। अब जो केंद्रीय धातु है वो किस टाइप की होती है, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड वर्क एज लुईस एसिड। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, पहली बात, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, एंड जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ये इसकी खास बात है। जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल मेटल होगा, अगर पूछ लिया जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल है वो कैसा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और जनरली डी ब्लॉक का होता है। अब बात करते हैं लिगेंड्स कैसे होते हैं, जनरली दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ये जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर दो तरीके से हो सकता है, या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, ओके। एंड दे बिहेव एज लुईस बेस, और ये किस तरह बिहेव करेंगे, एज ए लुईस बेस। इतनी बात क्लियर। अब ये जो 6 है, ये एक्चुअली सिंपल वर्ड में बताऊं तो इट इज़ अ नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये कितने लिगेंड्स यहाँ पे ज्वाइन हुए, बस वही है। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सह संयोजी संख्या, उप सह संयोजक संख्या, ठीक है, ये चीज है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय मेटल और आयन। इसका मतलब क्या है, कितने लिगेंड जुड़े, भाई जितने लिगेंड जुड़ेंगे, हर एक लिगेंड्स कितने लेके आया लोन पेयर, उसके हिसाब से ही होता है। तो इट इज अ नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल, एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो छोटी छोटी चीज़ें थी, ये मैंने आपको बताई। अब जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ते रहेंगे उतनी चीज़ें हमें समझ में आएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स एक और चीज़ सबसे जरूरी, इसमें जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होते हैं लिगेंड्स। क्या होते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स की कहानी बहुत लंबी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें लिगेंड्स में ही याद करने की होती हैं जो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड्स है क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है, दैट दे आर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर होते हैं, जनरली हैव लोन पेयर। इनके ऊपर क्या होता है, जनरली हैव लोन पेयर, इनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, दे आर बिहेव एज लुईस बेस, इसलिए क्या होता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, लुईस शार की तरह वर्क करते हैं, ओके। अब एक वर्ड आता है डेंटिसिटी, क्या आता है, डेंटिसिटी, दंतुकता, हिंदी में बोलते हैं दंतुकता, ठीक है, डेंटिसिटी होती है। डेंटिसिटी का मतलब क्या है, देखो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक लिगेंड्स के पास एक ही लोन पेयर हो, एक लिगेंड्स के पास एक ही लोन पेयर हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक जो लिगेंड्स है वो छोटा ही हो, लिगेंड्स तो कितना भी बड़ा हो सकता है। हमने अभी Cn को देखा तो Cn तो छोटा सा ही है, अगर मैं NH3 की बात करूँ वो भी छोटा सा है, लेकिन लिगेंड्स तो बड़े भी हो सकते हैं। सो डेंटिसिटी क्या है एक्चुअल में, कि कोई लिगेंड्स कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, वो उसकी डेंटिसिटी होती है, दंतुकता कहलाती है। एक तरह से इसका मतलब है कि उसके ऊपर लोन पेयर वाले कितने दांत हैं जो वो सेंट्रल मेटल में गड़ा दे, ओके। तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंटिसिटी कहते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स, कि एक लिगेंड्स कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेंटिसिटी कहते हैं। अब जब हमें ये पता लगा कि जो लिगेंड्स हैं वो अलग अलग तरीके के लोन पेयर को डिनोट कर सकता है, अलग अलग तरीके मतलब किस, कोई एक कर सकता है, कोई 2 लोन पेयर डिनोट कर सकता है, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, तो उसके बेस पे हमने इन्हें डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास क्या क्या है, मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्साडेंटेंट, इस तरह से आ गए। तो मोनोडेंटेंट जनरली कौन से होते हैं, जो सिर्फ एक लोन पेयर डिनोट करता है, उन लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेंट।
बाइडेंटेन जो 2 लोन पेयर करते हैं, डोनेट करते हैं। फिर ट्राइडेंटेन जो 3 लोन पेयर, टेट्रा 4, पेंटा 5 और हेक्सा 6 लोन पेयर जो 6 लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेंट लिगेंड्स कहते हैं। समझ में आया? तो अब देखो, अगर मैं बताऊं तो मोनोडेंटेट की अगर हम बात करें तो जनरली जो हमारे पास सबसे ज़्यादा होते हैं वो मोनोडेंटेट ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो CN नेगेटिव, ये मोनोडेंटेट है, एक लोन पेयर को डोनेट करता है। H2O की बात करूं, ये भी एक लोन पेयर को डिनोट करता है, ये भी मोनोडेंटेट है। NH3 की अगर मैं बात करूं, ये भी एक लोन पेयर को डोनेट करता है, ये भी मोनोडेंटेट है। Cl नेगेटिव की बात करूं, एक लोन पेयर को डोनेट करता है, ये भी हमारा क्या है, मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट तो ये होगा। अब बात करते हैं बाइडेंटेट जो 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, वो कैसे होते हैं? तो बाइडेंटेट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है इथेन 1,2 डाइअमाइन, शॉर्ट में इसे लिखते हैं EN। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EN, इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन मतलब 2 कार्बन है, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। 1,2 डाइअमाइन, 2 अमाइंस लगे हुए हैं, अमाइंस होता है NH2, 2 अमाइंस लगे हुए हैं दोनों पे एक एक, तो ये होता है। अब इसमें बाइडेंटेट कैरेक्टर आया, तो आया कैसे? समझिए बात को। यहाँ पर NH2 है कि नहीं? अब हमें पता है कि जो NH2 है इसके ऊपर N है, इसके पास N है। अब N के पास क्या होता है? लोन पेयर। तो इस मामले में मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे ये CH2 है, ये भी CH2 है, इसके साथ भी N लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ H2 लगा हुआ है, ठीक है, इधर भी N है, इधर भी H2। ये मैंने थोड़ा सा ऐसे बना लिया, H2 एक साथ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कर सकते हैं? ये 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक साथ दोनों लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, दोनों लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? बाइडेंटेट कहते हैं, बाइडेंटेट कहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये वाला देखो, इसमें तो दोनों सेम थे, अमाइन थे। इस वाले को देखो, ग्लाइसिनेटो को देखो GLY से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में GLY। जैसे इथेन 1,2 डाइअमाइन को EN से डिनोट करा, इसे हम GLY से डिनोट करते हैं, ठीक है, ग्लाई। तो अब इसमें आपको कहाँ दिख रहा है? इसमें आपको लोन पेयर दिख रहे हैं कहीं? मुझे तो दिख रहे हैं। देखो, एक लोन पेयर तो होगा अमाइंस के पास, ये NH2 के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक ही नेगेटिव चार्ज के कारण लोन पेयर है। भाई, अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो जनरली उसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, अधिकता होती है, तो एक लोन पेयर उस पर होता है। तो 2 जगह से होगा, एक ये और एक ये। अब की बार दोनों नाइट्रोजन नहीं है, अब की बार एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन की साइड से जुड़ सकता है, लेकिन है तो दो ना, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। एक लोन पेयर इसके पास होगा, एक लोन पेयर इसके पास होगा, तो हो गए ना बाइडेंटेट, हो गए बाइडेंटेट। तो जरूरी नहीं है कि सेम टाइप के हो, डिफरेंट टाइप का भी, एक ही कंपाउंड में डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। अब बात करते हैं ऑक्सलेट। देखो, अब इसमें ऑक्सलेट में क्या है? इसमें भी सेम टाइप के हैं भाई, एक ये देगा, एक ये देगा, दोनों के दोनों लोन पेयर दे सकते हैं, दैट इज अ बाइडेंटेट, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है दोनों। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट कौन से होते हैं? 3 लोन पेयर को जो डोनेट करते हैं। कितने करते हैं? डोनेट 3 लोन पेयर। ये 3 लोन पेयर का दान कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल को दे सकते हैं। 3, हम ये भी कह सकते हैं 3 लोन पेयर ले जाके सेंट्रल को देके उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो दीज आर द डाई इथाइल ट्राइअमाइन। एग्जाम्पल क्या है? डाई इथाइल ट्राइअमाइन। डाई इथाइल मतलब 2 बार इथाइल आ रहा है, ठीक है। ट्राइअमाइन 3 बार अमाइन आ रहा है, एक तो देखो किनारे पे है, एक बीच में है, एक किनारे पे है, ठीक है, तो ट्राइअमाइन। अब देखो इस पर ट्राइअमाइन है कि नहीं, तो 3 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसलिए क्या है? ये ट्राइडेंटेट है। ये क्या है? ट्राइडेंटेट। सिमिलरली टेट्राडेंटेट देखो, ट्राईएथिलीन टेट्रामाइन। अब यहाँ पे ट्राईएथिलीन दैट इज बीच वाले तो एथिलीन हो गए। अब टेट्रामाइन है, 1 अमाइन, 2 अमाइन, 3 अमाइन और ये 4 अमाइन। 4 अमाइंस है कि नहीं? चारों के चारों लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, चारों के चारों लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं कि नहीं? इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट, ओके, ये 4 लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं पेंटा वाले। पेंटा वाले का एग्जांपल देखो, जो 5 डोनेट कर सके, 5, एक ना आधे कितने? 5। तो इसका एग्जांपल क्या है? एथिलीन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो। एथिलीन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो, एथिलीन बीच वाले CH2 डाइअमाइन 2 अमाइन, देखो एक NH ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, डाइअमाइंस, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके कारण से हमने क्या कहा? डाई अमाइन। ओके, एक लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर इसके पास है, दोनों डोनेट कर सकते हैं। डाइअमाइन हो गया। ट्राई एसीटेट हो, 3 एसीटेट, एक एसीटेट ये रहा, एक एसीटेट ये रहा, एक एसीटेट ये रहा, ठीक है, तीनों के पास लोन पेयर है।
तीनों के तीनों के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो हो गए ना 5, 2 नाइट्रोजन साइट है, 2 नाइट्रोजन साइट है, 3 ऑक्सीजन साइट है। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन से 2 लोन पेयर, 3 ऑक्सीजन से 3 लोन पेयर, टोटल 5 लोन पेयर। दैट इज कॉल्ड द पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब पेंटाडेंटेट तो देख लिया, अब हेक्सा भी देखो, मैक्सिमम वाला, सबसे ज़्यादा मतलब हेक्साडेंटेट, कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 6 के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकते हैं। एक मॉलिक्यूल ही 6 लोन पेयर दे सकता है। तो एग्जाम्पल है एथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेटो EDTA4 नेगेटिव। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पिछले वाले पेंटा में तो था टाई, पेंटा में क्या था, ट्राई था, पेंटा में ट्राई था, इसको हाईलाइट करता हूँ। इस वाले में टेट्रा है, ओके, इस वाले में क्या है, टेट्रा है। तो इसलिए देखो अब टेट्रा का मतलब कितना एसीटेट हुए, 4 एसीटेट हुए कि नहीं हुए। अब आप देख भी सकते हो इसमें 4 एसीटेट हैं। एक तो देखो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसलिए आया टेट्रा एसीटेटो। और 2 अमाइंस है, एक ये रहा नाइट्रोजन, एक ये रहा, दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों के पास लोन पेयर। तो 2 तो लोन पेयर आ रहे हैं नाइट्रोजन से, 4 लोन पेयर आ रहे हैं ऑक्सीजन से। दैट्स वाई 6 लोन पेयर इसके पास हैं, और 6 लोन पेयर के कारण इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हेक्साडेंटेट। तो फ्रेंड्स अब एक बात ध्यान दो, मैंने सिर्फ इतना नहीं बताया कि ये हेक्साडेंटेट वगैरह है, कहाँ कहाँ साइट है मैंने आपको एक बार दिखा दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दी चीज़ें। ठीक है, आई होप कि लिगेंड्स का ये जो बेसिक डेंटेट करेक्टर है ये तो क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा बड़ी इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बस कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो इन हेक्साडेंटेट या डेंटेट करेक्टर के कारण थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें ध्यान देना होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। मान लो कोई बाइडेंटेट वाला जुड़ रहा है और 3 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, बाइडेंटेट है तो 2 लोन पेयर उसने डिनोट करे, और 3 मॉलिक्यूल उसके हैं तो 6 हो गए ना लोन पेयर, तो इसलिए वो कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। तो इन डेंटेट करेक्टर से थोड़ा सा हमें कोऑर्डिनेशन नंबर को ध्यान देना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है, बाकी जैसे जैसे आएंगे मैं समझा दूंगा। अब देखो ये तो सारा डेंटेट करेक्टर था, कितने कितने दांत है किसी के पास वो हमने पढ़ लिए, हमने सारे के सारे दांत गिन दिए। ठीक है, हमारे मुंह में हो ना हो, इनके मुंह में पूरे 32 दांत हमने गिन दिए। खैर अब बात करते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग, ठीक है, तो चिलेटिंग कौन से होते हैं या क्लेटिंग कौन सा होता है, दीज आर द बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक और क्लोज्ड स्ट्रक्चर। अब देखो ये क्या होता है, ये या तो बाइडेंटेट होते हैं या पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट मतलब 2 से ज़्यादा, 3, 5, 6 लोन पेयर इनके पास होते हैं। ठीक, ये जनरली क्या होते हैं, जब ये सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ते हैं ना, तो 2 साइड से मान लो कोई एक है, उसके पास 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर को ले जाकर उसने सेंट्रल मेटल पे अटैक कर दिया। अब क्या होगा, सेंट्रल मेटल के अराउंड तो फंस गए ना, एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब रिंग स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहेंगे, ऐसा जो रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उन्हें हम कहेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स, समझो एक बात को, चलो मैं आपको समझा के बताता हूँ। मान लो मैंने लिखा CuCN6, लिख दिया ना CuCN6, या CuCN2 ले लेता हूँ फिलहाल एग्जाम्पल के लिए, CuCN2 ले लेता हूँ, CuCN2 ले लेता हूँ। तो CO के पास अगर मैं CN जोड़ने लगूँ तो मैं 2 CN जोड़ सकता हूँ इस तरह से। एरो क्यों दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, एरो इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि लोन पेयर कौन डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, डोनेट कर रहा है, सॉरी डिनोट पता नहीं क्यों आ रहा है, डोनेट है, डोनेट समझना। तो डोनेट कर रहा है, CN डोनेट कर रहा है 2 लोन पेयर। अब क्या ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना सकता था, नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि इसने अलग एक लोन पेयर दिया, इसने अलग एक लोन पेयर दिया, दोनों अलग अलग है। लेकिन अब देखो इथिलीन 1,2 डाइअमाइन में देखो, अगर मैं बात करूँ ये EN है, एथिलीन 1,2 डाइअमाइन, ये 2 लोन पेयर दे सकता है, और दोनों के दोनों ये CO को जब देगा तो एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया नहीं बन गया, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गया नहीं बन गया, है ना, बन गया क्लोज स्ट्रक्चर। सो दिस इज कॉल्ड द चिलेटिंग लिगेंड्स। तो जनरली जो बाइडेंटेट होते हैं या पॉलीडेंटेट होते हैं वही क्या बनाते हैं, वही चिलेटिंग लिगेंड बनाते हैं। मोनोडेंटेट वाले चिलेटिंग लिगेंड्स नहीं बना सकते। ओके, क्लियर हुआ। तो मैंने कहा था ना बहुत सारी चीज़ तो लिगेंड्स में ही है, लिगेंड्स में ही पढ़नी पड़ेगी। अभी और सुनो, अब आते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एक एक लिगेंड्स को आइडेंटिफाई करा रहा हूँ, एक एक लिगेंड्स को उठा के आइडेंटिफाई करा रहा हूँ। पहले मैंने डेंटेट करेक्टर के बेस पर बताया, अब ऐसे भी बता रहा हूँ जो उनमें ही कुछ अलग दिखा रहे हैं।
अब आता है एम्बीडेंटेंट। फ्रेंड्स एक बात ध्यान देना, अगर आपको नहीं पता तो साइंस के अंदर जब भी ये वर्ड आ जाए ना एमबी का मतलब हो जाएगा ड्यूअल लाइफ। ड्यूअल मतलब जो दो तरीके से बिहेव कर सके, ठीक है। तो एम्बीडेंटेंट क्या होता है? जनरली दे हैव टू डोनर साइट, दे हैव टू डोनर साइट बट डोनेट फ्रॉम वन साइट एट ए टाइम। इनके पास होती तो दो डोनर साइट है, यानी कि दो ऐसे एटम होते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर, दो ऐसे एटम होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट कर सकें, ठीक है। लेकिन एक बार में एक ही करता है, एक बार में एक ही करता है। उनको हम क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स। जैसे हम बात करते हैं CN की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? CN की। अब CN में क्या होता है? इसमें पहले तो ये C की तरफ से जुड़ सकता है, एक बार तो C ने डोनेट कर दिया लोन पेयर, एक बार N की तरफ से जुड़ सकता है, एक बार N की तरफ से जुड़ सकता है। तो इसलिए आपस में क्या है? इसलिए आपस में क्या है? ये दोनों एम्बीडेंटेंट हैं, या CN जो है वो एम्बीडेंटेंट। HCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव। भाई SCN है, एक बार सल्फर की तरफ से जुड़ गया, इस बार नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ गया। इसमें NO2 में एक बार N की तरफ से जुड़ गया, नाइट्रेटो N कह देंगे, और ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा तो नाइट्रेटो O कह देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है? एम्बीडेंटेंट, जो दो तरफ से जुड़ सकते हैं लेकिन एक बार में एक ही तरफ से जुड़ते हैं, एक बार में दोनों तरफ से नहीं जुड़ते। क्योंकि अगर एक बार में दोनों तरफ से जुड़ जाते तो फिर ये किस में आ जाते? ये इनसे पिछले वाले चिलेटिंग में आ जाते हैं। और जबकि मैंने बताया अगर सिंगल है, सिंगल छोटा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो चिलेटिंग लिगेंड्स नहीं बना सकता। ओके, अब बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेंट। फ्लेक्सीडेंटेंट मतलब देखो, शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे अब हम खाना खा रहे हैं तो खाने की सबसे पहली बाइट जो होती है उसमें हमारे इंसाइजर टीथ वर्क करते हैं काटने का। उसके बाद कैनाइंस, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो खींच के खाने मतलब चबानी है, फिर चबाने का काम प्री मोलर एंड मोलर्स करते हैं। तो जिसकी जैसी आवश्यकता उसके हिसाब से दांत यूज हो रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ है। फ्लेक्सीडेंटेंट में क्या होता है? कैन चेंज इट्स डेंटिसिटी। ये क्या कर सकता है? अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है, अपनी दंतुकता को चेंज कर सकता है। अगर किसी को एक लोन पेयर चाहिए, भैया एक ले ले, दो चाहिए दो ले ले, तीन चाहिए तीन ले ले, इस तरह का बिहेव दिखाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड्स, जो कि है सल्फेट, जो होता है सल्फेट SO4 नेगेटिव। तो सल्फेट जो होता है वो फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड्स होता है। CN, SCN, NO2 ये एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स हैं, और चिलेटिंग वगैरह मैंने आपको सब समझा दिया। तो इतनी सारी कहानी सिर्फ डेंटेड लिगेंड्स की थी। ओके, अब पढ़ते हैं नंबर्स की थ्योरी। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, EAN, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और भाई हमारे पास कॉम्प्लेक्स और चार्ज ऑन द आयंस, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। ये सभी चीज़ें आती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा। आपको ये नंबर्स निकालने आने चाहिए, पता होने चाहिए, तभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी को पूरी तरह से समझ पाएंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हमेशा रहेगी। और अगर आपको ये चीज़ें निकालनी नहीं आई तो एक चीज़ की गलती हमेशा होगी कि आप कभी भी IUPAC नेम नहीं लिख पाएंगे, आप कभी भी IUPAC नेम नहीं लिख पाएंगे। सो to learn the IUPAC name, we have to calculate the coordination number, oxidation number, charge on the complex and EN। ये हमें पता ही होने चाहिए, ठीक है। EN को तो छोड़ दो, EN की तो जरूरत नहीं पड़ती कॉम्प्लेक्स उसमें IUPAC में, लेकिन 3 की तो जरूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर से। जनरली मैंने बताया था इट इज़ द नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल एटम और आयन, कि कितने लिगेंड्स सेंट्रल एटम और आयन से अटैच हैं। लेकिन जनरली हमें ये भी पता है कि अगर एक लिगेंड्स दो लोन पेयर को साथ में लेके आया तो क्या हम उसे एक मानेंगे या दो मानेंगे? सो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, कि कितने लिगेंड्स हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने लिगेंड्स हैं, मल्टीप्लाई बाय डेंटेड करेक्टर ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड्स का डेंटेड करेक्टर क्या है, मोनो है, बाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, उससे मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, बात करते हैं देखो दो एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल नंबर 1 है CuNH3 होल 4 2+, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है सिर्फ और सिर्फ कि यहाँ पे जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो कितने जुड़े हुए हैं, वो कितने जुड़े हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम Cu का देखें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 4 क्यों हुआ समझो, जो NH3 है ना वो एक मोनोडेंटेट है। वो क्या है? मोनो
डेंटेड है, ये सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अब ये 4 हैं तो 4 ही लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो 4 लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही हो जाएगा। अब बात करते हैं COEN3 की। अब देखो अगर मैं कहूँ कि कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जैसे भाई NH3 में 4 हुआ तो यहाँ 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं, जो EN है ना वो कैसा है, EN बाइडेंडेंट है। EN हमारा क्या होता है, EN हमारा बाइडेंडेंट होता है। बाइडेंडेंट का मतलब कि एक EN 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अब जब एक EN 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है तो 3 EN कितने करेंगे, 6 लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर मिल रहे हैं, 6 लोन पेयर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6, दैट इज CN ऑफ CO विल बी 6। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर CO का कितना आएगा, 6 आएगा। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स पे तो डिनोट करते ही है, लिगेंड्स कितने हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका डेंटेड करेक्टर कितना है। ओके फ्रेंड्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद चलते हैं अब हम चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स की जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर कितना चार्ज है। कॉम्प्लेक्स की बात मैं कर रहा हूँ, वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके ऊपर कितना चार्ज है। इट इज़ द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड द चार्ज ऑन द लिगेंड्स। ये क्या है, ये दो चीज़ का सम है, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और जो चार्ज है लिगेंड्स का वो कितना है। ठीक है, इन दोनों का जो होता है उससे हम निकालते हैं चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो चलो फिर एग्जांपल से दिखाता हूँ। देखो पहले फॉर्मूला जरूर लिख लेना अपने पास, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन द लिगेंड्स की कितना चार्ज हमारे लिगेंड्स के ऊपर है, सभी लिगेंड्स के ऊपर कुल मिला के कितना चार्ज है वो। तो एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं अगले पेज पर। इसमें सबसे पहला कंपाउंड हम लेंगे HgCN4X। X का मतलब हमें X डिनोट करना है, दैट इज द चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स। जो चार्ज होगा इसी कॉम्प्लेक्स पे वह X हमें निकालना है। तो X निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Hg। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज़ और मैं आपसे एडवाइजेबल करता हूं कि आपको सबसे पहले तो 3D जो हमारे ब्लॉक है 3D, ठीक है, 3D जो है एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारे डी ब्लॉक है उसमें जो 3D वाली सीरीज है उन सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, और जो उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पता होनी चाहिए, एक बात। सेकंड, उसके अलावा कुछ और खास हैं, कुछ और खास है जैसे Hg, Pt प्लेटिनम, Hg दैट इज मरकरी, इनका भी आपको पता होना चाहिए क्या, एटॉमिक नंबर और इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो। तो Hg की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Hg जो है यहाँ पर वो कितनी है, +2 है। कितनी है, +2। अब बात करते हैं कि ये जो लिगेंड्स हैं, ये जो लिगेंड्स हैं इसके ऊपर कितना चार्ज है। तो चार्ज ऑन लिगेंड्स, चार्ज ऑन लिगेंड्स। अब आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता लगेगा, यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो ध्यान दो इसमें कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4, और जो CN होता है अगर मैं इसको फॉर्म में लिखूँ, सिंपल फॉर्म में, तो वो CN नेगेटिव होता है। तो CN नेगेटिव पे -1 का नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, यानी कि -1 है दैट इज नेगेटिव चार्ज है कि नहीं। तो 4 × -1 हो जाएगा, दैट इज -4 हो जाएगा। अब हमें पता है जो हमारा चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स दैट इज X जो है वो कितना आएगा। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लस चार्ज ऑन द लिगेंड दैट इज -4। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 2 -4 दैट विल बी कितना आ गया हमारा, बताओ जल्दी से, -2 आ गया। अब आप कहोगे सर इसके ऊपर -2 चार्ज, तो ध्यान देना है इसके ऊपर कितना भी चार्ज आ सकता है। अब अगर इस स्पेसिस को मैं पूरी तरह से लिखूं तो ये जाएगी HgCN4 नेगेटिव। इसको हम इस तरह से लिखेंगे और ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। तो आपको ये भी पूछने के लिए आ सकता है कि HgCN4 है, X लिख के दे देंगे, X निकालो तो कितना चार्ज उस पर आएगा कॉम्प्लेक्स पे, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं दूसरे पे, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो कभी भी एक एग्जांपल से नहीं समझाता, 2-3 एग्जांपल आपको बता दूंगा सबके। तो CONH3 है, साथ में 2 है, Cl4 है और ऊपर X है। हमें X बताना है। तो X बताने के लिए पहले मैंने बताया ना, पहला स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO। CO हमारा सेंट्रल एटम है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसका, होता है +3।
CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +3 होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स और चार्ज ऑन द लिगेंड्स कितना है। तो आप कहोगे सर लिगेंड जो है 6 हैं, ठीक है मैं समझ गया 6 हैं, ठीक है। तो चार्ज ऑन लिगेंड्स कितना आएगा? चार्ज ऑन लिगेंड्स कितना आएगा? अब यहाँ पे ही तुम्हें ध्यान देना है। आप कहोगे सर 2 गुना NH3 पे -1, नहीं जी, NH3 का चार्ज होता है 0, तो ये हो जाएगा 2 गुना 0, दैट इज 2 × 0। और जो Cl होता है, Cl जो होता है वो आयनिक फॉर्म में Cl नेगेटिव होता है, तो इसका हो जाएगा 4 × -1, 4 × -1, तो 2 0 0, ये तो 0 हो गया, और 4 × -1 -4 हो जाएगा। समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जो उस लिगेंड्स का चार्ज होगा, चाहे वो कितने भी हैं लिगेंड्स, NH3 चाहे 1 2 3 4 5 6 कितने भी हैं, उसका जो चार्ज आएगा वो 0 आएगा। लेकिन जो Cl होता है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और वो है यहाँ पे 4, तो 4 × -1 दैट इज -4 हो गया। अब मुझे बताओ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कितना आएगा? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कितना आएगा? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा? x बराबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर प्लस चार्ज ऑन द लिगेंड्स, चार्ज ऑन द लिगेंड्स, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, दैट इज कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? 3, और चार्ज ऑन द लिगेंड्स -4, तो 3 - 4 दैट विल बी -1, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? x बराबर कितना आ गया? -1, यानी इस पूरी स्पेसिस के ऊपर -1 का चार्ज है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये तो हम लिखेंगे जो कि है हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो का तो लिख दिया, और ऊपर -1 का चार्ज हुआ, तो ये इसका आंसर है। समझ में आया? इस तरह से हम क्या निकालते हैं? इस तरह से हम निकालते हैं चार्ज, ठीक है। तो चार्ज हमने निकाल लिया, 2 एग्जांपल देखे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, घर से करके लेके आना, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, करके लेके आना, ये आपका तीसरा है और होमवर्क है। FeCN6 के ऊपर x, ये x की वैल्यू निकाल के लेके आनी है, ठीक है। अब एक हिंट और दे देता हूँ, आप इसमें 2 तरीके से कर सकते हो। आप जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना Fe के 2 होते हैं, एक तो होता है +2, एक होता है +3। आप दोनों से निकाल के लेके आना, +2 से भी देखना और +3 रख के भी देखना कि कितना चार्ज इसके ऊपर आता है, ठीक है। और पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलते हैं अब अगली हमारी जो नंबर है वो कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर। देखो 2 तरह के नंबर बता चुका हूँ, एक तो क्या कि लिगेंड्स कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक बता चुका हूँ, दूसरा चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स बता चुका हूँ। अब अगर कभी चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स हमें दिया है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आ जाए सेंट्रल एटम का, तो वो कैसे निकालते हैं? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो देखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन एंड द टोटल चार्ज ऑन द लिगेंड्स। ये डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, और माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स का चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स कितना है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं एग्जांपल से। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, दैट इज K3FeCN6, ये है। अब इसमें हम ये बताओ सबसे पहले तो सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम है हमारा Fe, क्या है ये? सेंट्रल एटम है, ओके। इसी पे हमें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसी का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर के लिए सबसे पहली चीज हमें जो चाहिए वो चाहिए चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स या चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो चाहिए। अब वो तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो सुनो ध्यान से, वो कैसे आता है, वो ध्यान से सुनना, वो कैसे आता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये है K3FeCN6। अगर मैं यहाँ से K3 को ना लिखूं, सिर्फ अपनी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखूं, कॉम्प्लेक्स को देखूं और K3 को हटा दूं, तो हमें पता है K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव, 3 है तो 3 पॉजिटिव टोटल चार्ज ले रहा है। तो Fe अगर मैं ये निकाल दूं तो Fe के ऊपर कितना आएगा, इस पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना आएगा? दैट इज 3 नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? 3 नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? चलो दोबारा समझाता हूँ। पोटेशियम के ऊपर 1 होता है कितने? 3, हट गए, 3 पॉजिटिव चार्ज लेके ये चला गया। जब ये 3 पॉजिटिव चार्ज लेके चला गया तो जो हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर कितना बचा? 3 नेगेटिव। वही तो बैलेंस्ड हो रहा था ना, वही तो बैलेंस्ड हो रहा था, इसलिए तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? 3 नेगेटिव। तो हम यहाँ लिख लेते हैं चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। हमारे पास कितना आया? वो आया 3 नेगेटिव। ध्यान देना, 3 नेगेटिव आया।
कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कुछ आया वो रख लिया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी होती है, चार्ज ऑफ लिगेंड्स, चार्ज ऑफ लिगेंड्स। अब की बार आप बता दो चार्ज ऑफ लिगेंड्स कितना आएगा, कितने लिगेंड्स हैं, 6 हैं, ठीक है, और Cn जो है नेगेटिव वाला है, तो 6 के 6 की -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -6 आ गया। अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला क्या था, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स। फॉर्मूले में ही माइनस है, फॉर्मूले में ही माइनस है, ये ध्यान देना। तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना आया, -3, और माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स कितना आया, -6। तो माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी -3 + 6 विल बी +3। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +3 आया। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ योर आंसर। समझ में आई चीज़। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, इस बार थोड़ा सा अलग देखेंगे, इस बार हम अलग देखेंगे। अलग है CONH3(5) और आउटर में Cl2, आउटर में Cl2। इस बार Cl2 कहाँ है, अगर मैं देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पीछे है। हमें पता है अगर कोई चीज़ किसी में राइट हैंड में लिखी है तो वो एनायन होती है, लेफ्ट हैंड वाली कैटायन होती है। ये हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी आयन में पता है। तो मैं ये एक बात कह सकता हूँ कि अगर मैं इसमें से Cl हटा दूँ, Cl हटा दूँ तो कितना चार्ज इसके ऊपर आएगा, CONH3(5) Cl जो मेरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। देखो Cl जो है वो कितने हैं, 2, एक के ऊपर कितना होता है, 2, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों के दोनों चले गए, तो इसके ऊपर क्या छोड़ के जाएंगे, 2 पॉजिटिव का चार्ज छोड़ के जाएंगे। तो ये ध्यान दो कि जो आयंस निकल रहा है वो कैटायन है या एनायन है, उसको निकालने के बाद इस कोऑर्डिनेशन के ऊपर कितना चार्ज बचेगा, ये थोड़ा सा हमें हमेशा ध्यान देना है। चलो हो गया शुरू, अब शुरू करते हैं। तो हमें पता लग गया चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कितना आया, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कितना आया, वो आया +2। अब चार्ज ऑन द लिगेंड्स कितना है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप खुद सोचना कितना है। चार्ज ऑन द लिगेंड्स कितना है, सिर्फ -1 है, सिर्फ -1। अब क्यों लिखा मैंने सिर्फ -1, सुनो, NH3(5) है, NH3 ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 हो गया, केवल एक Cl है, -1 हो गया, सिंपल, -1 हो गया। तो अब मुझे बता दो ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स माइनस चार्ज ऑन द लिगेंड्स, ये होता है, यही तो होता है चार्ज ऑन द लिगेंड्स। तो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कितना है, +2 माइनस -1, दैट इज चार्ज ऑन द लिगेंड्स। तो +2 +1 +3, तो यहाँ पर CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इज +3। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ अच्छे से, बढ़िया तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। चलो फिर एक एग्जांपल यहाँ भी दे रहा हूँ, घर से करके लेके आना। एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसे घर से करके लेके आना। HW होमवर्क घर से करके लेके आना। वैसे तो तुम घर पे बैठे होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं बैठे हो या बैठे भी हो तब भी घर से करके लेके आना। ओके, ये वाला करके लेके आना है। मैंने देखो यहाँ पे चार्ज लिख दिया, आपके बाद तुम्हारा काम थोड़ा सा इजी कर दिया। अब निकाल लेना ऑक्सीडेशन नंबर PT का। ओके चलो खैर, इतनी बात क्लियर है। 3 तरह की चीज़ें बताई, कोऑर्डिनेशन नंबर, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद एक और मज़ेदार बात थी कि तीनों ही एक दूसरे से निकलते हैं बस। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑफ TGT एंड PGT। पिछले वाली चीज़ें बेसिक थी, पिछले वाली चीज़ें बेसिक थी, हालांकि आती हैं लेकिन फिर भी बेसिक थी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थोड़ा सा और अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये कंसेप्ट के साथ साथ एक और चीज़ हमें बता रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी। क्या बता रहा है, स्टेबिलिटी। सो इफ En, that is effective atomic number, is equal to the atomic number of the next nearest noble gas, then the complex is stable। ये कह रहे हैं हम जब En निकालेंगे और जो En हमारा आएगा, अगर वो नोबेल गैस से जो अगली नोबेल गैस आ रही है, जस्ट नेक्स्ट जो नोबेल गैस आ रही है उसके लगभग बराबर है, उसके बराबर है, लगभग बराबर क्या, उसके बराबर है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इट इज़ मेनली एप्लीकेबल फॉर मेटल कार्बोनाइल्स। ये जनरली किस पे एप्लीकेबल होता है, मेटल
कार्बोनिल पे। लेकिन मेटल कार्बोनिल क्या, हम तो सबको ही देख लेंगे, सबका निकाल के देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखो फॉर्मूला, इट इज En इज इक्वल एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह लिख लो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर En इज इक्वल जेड माइनस ON, दैट इज एटॉमिक नंबर माइनस उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो भी हमारा सेंट्रल एटम है सिर्फ उसी का, प्लस 2 इंटू Cn, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स विद डेंटेड करेक्टर, जो स्टार्टिंग में निकाला था वो चीज़ है। ओके, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब फॉर्मूले से तो काम चलता नहीं, बिना एग्जाम्पल के समझ में आता नहीं, तो एग्जाम्पल तो लेंगे जरूर, निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं K4FeCN6 का, K4FeCN6। अब इसमें आप एकदम मुझे बता दो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है Fe का। ठीक है, वैसे हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, Cn। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, सबसे पहले मुझे बताओ एटॉमिक नंबर क्या है Fe का। अब ध्यान देना, जो कहानी होती है सारी की सारी जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं इसके अंदर ही होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, पोटेशियम वगैरह से कुछ लेना देना नहीं, रहे चला जाए कोई मतलब नहीं हमें। एटॉमिक नंबर ऑफ Fe कितना होता है, 26 होता है। ठीक, यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe लिखूँ तो वो कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe वो होता है +2। कितना होता है, +2, निकाल के देख लो, 6 Cn दैट इज 6 नेगेटिव और +4, ठीक है, -6 नेगेटिव -4, ठीक है, -4 -6 दैट विल बी -4 + 6 + 2, तो ये आता है +2। ठीक है, निकाल दिया मैंने। अब हो गए दो चीज़। ठीक है, अब मुझे बताओ Cn कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में Cn, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कभी आप ये Cn समझ के बैठो। Cn कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, कितना है, 6 है। अब मुझे बताओ आप कि हमारा En का फॉर्मूला क्या है। En का फॉर्मूला है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z कितना है, 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 6, तो 24 + 12 दैट इज 36। अगर हम ये देखें, इट इज एटॉमिक नंबर 36 इज एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस दैट इज क्रिप्टॉन। ठीक है, किस नोबल गैस का है, क्रिप्टॉन का। तो मुझे बताओ K4FeCN6 इज स्टेबल और नॉट, इट इज स्टेबल। ये क्या हो गया, स्टेबल, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया वो क्या आया, क्रिप्टॉन के बराबर आया, दैट इज नोबल गैस के बराबर आया, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा लगा, मज़ेदार। ठीक, अब एक काम करना, आप ना K3FeCN6 का निकाल के देखना और ये देखना इन दोनों के बीच क्या अंतर आता है, और अगर अंतर नहीं आता तो क्या ये भी स्टेबल है, तो क्या ये भी स्टेबल है या नहीं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, घर से करके लेके आना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जांपल बता दें, चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। इस बार है CuNH3 होल 4 SO4 ये है। अब SO4 पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। अगर मैं SO4 को निकाल दूं तो मुझे पता है इस स्पेसिस के ऊपर कितना बचेगा, 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो Cu के ऊपर भी जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, 2 पॉजिटिव। शॉर्ट ट्रिक क्या लगाई, शॉर्ट ट्रिक ये लगाई, देखो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स 2 नेगेटिव आया। अमोनिया का अगर मैं देखूं चार्ज तो वो 0 हो गया, तो सिंपल सा ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। बस इतनी सी इसकी कहानी है। ठीक है, तो EAN दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Cu का वो कितना होता है, Z 29 होता है कि नहीं होता। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 29 -2 + 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड दैट इज 4, तो ये कितना हो गया, 27 + 8 दैट इज 35, और जबकि हमारी क्रिप्टॉन का कितना था, 36, तो इट इज़ अनस्टेबल। ये कैसा आया, ये अनस्टेबल आया, या फिर दूसरे वाले जो हमने अभी पहले बनाया था उसके मुकाबले स्टेबल नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। CONH3 होल 6 Cl3, बाहर की साइड है Cl3, निकाल दो
CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3 आ गया। CO का ऑक्सीडेशन नंबर +3। CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। तो EAN बराबर कितना होगा, जल्दी से बता दो। 27 माइनस 3 दैट इज Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 2 × 6। भाई ये नंबर ऑफ लिगेंड्स ही लिखने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स ही लिखने हैं कितने जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 24 + 12 दैट इज 36। अब बता दो क्या ये क्रिप्टॉन के बराबर है कि नहीं। क्रिप्टॉन के बराबर है तो ये कंपाउंड कैसा है, ये स्टेबल है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। ये मैंने आपको समझा दिए कैसे आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, आना भी चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद अब 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, 2 होमवर्क में दे रहा हूँ, करके लेके आना, और जो चीज़ें उनकी बेसिक है वो भी बता रहा हूँ, बस निकाल के देख लेना, कंसेप्ट एक ही तरीके से लगता है। एक तो ये है, ठीक है, यहाँ एक बार बता दूँ, जो हमारा Z है किसका, PT का, Z कितना है PT का, दैट इज 78। किसका है, PT का। ओके, Z 78 है। दूसरा एक और है, दूसरा है K2HgI4, ये है, ठीक है। अब इसमें Hg का कितना है, Hg का Z कितना है, इसका है 80। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 80, ठीक। तो ये जरूर करके लेके आने आपको, ये दोनों के दोनों बना के देखना, इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, EAN निकालना है, और साथ साथ ये भी बताना है कि स्टेबल है या नहीं है, और कौन सी नोबल गैस से स्टेबल है ये भी बताना है, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, आप क्रिप्टॉन से तो स्टेबल नहीं होंगे, क्रिप्टॉन के आसपास मतलब इनके आसपास जो नोबल गैस आएगी उससे स्टेबल होंगे, जो भी अगली आएगी, जो भी इस सीरीज में अगली नोबल गैस आएगी उससे स्टेबल होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ओके, दिस वाज द पार्ट 1 कोऑर्डिनेशन नंबर का। ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पीसीज का क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैं इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे IUPAC नेम, वो करेंगे हम पार्ट नंबर 2 में, ठीक है, इसके पार्ट नंबर 2 में। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सभी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छी लगी होगी वीडियो, लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।